Hello everyone, I welcome you all to today's editorial analysis. In this series, we discuss important editorials from different newspapers, and I also provide you a question for current affairs writing practice. So it's 5th of August today. Let's start today's editorial analysis. The first editorial is written by Shivraj Singh Chauhan. Okay, so I think he is our Minister of Agriculture as well. तो अगर इस तरह के कुछ ऐसे व्यूज आते हैं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. द एडिटोरियल इज कि क्यों एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है फॉर बिल्डिंग अ विकसित भारत. तो देखिए अल्टीमेटली अगर आपको एक विकसित भारत बनाना है तो आपको अपनी जीडीपी को काफी ज्यादा इम्प्रूव करना होगा. जीडीपी में एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर, एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर. तो जितना ज्यादा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारी जीडीपी बढ़ेगी एंड वी विल बी एबल टू मूव टुवर्ड्स विकसित भारत. यही कुछ बातें इस एडिटोरियल में हुई हैं कि क्या एग्रीकल्चर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स देखे हैं इन दी रिसेंट टाइम्स, क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट एग्रीकल्चर इज फेसिंग एंड हाउ वी कैन वर्क ऑन इट. तो एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है वो आपका जीएस 3 में इम्पोर्टेंट हो जाता है एंड वी ऑलवेज सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो एग्रीकल्चर है वो इट इज नॉट जस्ट अ मीन्स ऑफ फूड प्रोडक्शन. एग्रीकल्चर से क्या मोस्टली क्या उगाते हैं हम, जैसे कि क्रॉप्स उगा लिए, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि आप बस क्या कहते हैं दाल चावल ये सब उगा रहे हैं, बट इज ऑल्सो अ ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉटन, ओके, अगर आप जूट इस तरह की चीजें भी आप ग्रो करोगे तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, रूरल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूरल एरियाज में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. तो अगर एग्रीकल्चर अच्छा परफॉर्म करेगा तो वहां का जो डेवलपमेंट होगा वो बेटर हो पाएगा. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी नीड टू डिस्कस कि इंडिया का जो विजन है विकसित भारत जो हमें अटेन करना है बाय 2047, व्हाट इज द मल्टी डायमेंशनल रोल ऑफ एग्रीकल्चर और क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं एंड हाउ वी कैन वर्क ऑन इट. एग्रीकल्चर देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन क्यों है. 40% ऑफ द वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर. एंड थोड़ा सा क्योंकि ये हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने ही लिखा है तो थोड़ा गवर्नमेंट की इसमें तारीफ भी है, विच इज लाइक obviously the government has taken various steps तो अपलॉड भी करना चाहिए हमको. सो अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा रिफॉर्म्स आए हैं, फार्मर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स आए हैं जिसने इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर दिया है एंड which has made it central to the vision of विकसित भारत. एग्रीकल्चर का रोल क्या है फूड सिक्योरिटी में? तो देखिए एक टाइम था जब जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन आया था उस टाइम पे हमें काफी चीजें एक्सपोर्ट करनी पड़ती थी दूसरी कंट्रीज पे. तो अगर हम अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस कर पाएंगे तो हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी रहेगी, हमारे यहाँ हंगर माल न्यूट्रिशन इन सब इश्यूज से हम डील कर पाएंगे. फूड इनसिक्योरिटी से हम फूड सरप्लस बन गए सिंस दी 1960s. तो 1960s के टाइम ही ग्रीन रिवोल्यूशन आया था. रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन कर रहे हैं हम. ये डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है बट आप देख सकते हैं कि 353 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोडक्शन हम कर चुके हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो मालथूशियन थ्योरी थी उसको डिबंक कर दिया है. ग्रीन प्रोडक्शन जो है वो जंप हो गया है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गए, तो काफी ज्यादा हमने इंप्रूवमेंट देखे हैं इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर. अलाइड सेक्टर्स जैसे कि डेली डेयरी पोल्ट्री और फिशरीज इसमें भी इंप्रूवमेंट्स हैं थ्रू वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन एक्सेट्रा. एनिमल सोर्स फूड प्रोडक्शन ये सब चीजें दिखा रहे थे एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन कैसे बढ़ गया है. अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर बात हो रही है कि अभी जैसे अर्बनाइजेशन की वजह से जो फ्यूचर डिमांड है वो काफी बढ़ जाएगी. फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ 1.6 बिलियन जिसकी वजह से ऐसा बताया जा रहा है कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स एनिमल बेस्ड फूड्स एक्सेट्रा इन सब की डिमांड ट्रिपल होने वाली है. तो इस सिनेरियो में हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा जब इतनी ज्यादा डिमांड होगी. और साथ में क्या हो रहा है क्योंकि अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इससे क्या हो रहा है कि लैंड के ऊपर प्रेशर आ रहा है. ओके, फार्मलैंड जो है वो कम हो रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है लेकिन फार्मलैंड कम हो रहे हैं. सो हाउ विल बी डील विद दिस? By 2047, India aims to become a developed nation. 7.8% annual GDP growth चाहिए जिसमें again agriculture has a role to play. अर्बनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में यही है कि क्या कहते हैं डिमांड बढ़ रही है लेकिन लैंड पर प्रेशर बढ़ेगा, वाटर पे भी प्रेशर बढ़ेगा. तो इस सिनेरियो में हम कैसे इतना सारा प्रोडक्शन कर पाएंगे? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स काफी सारे हैं. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएम किसान है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है, कृषि विकास केंद्र है एक्सेट्रा. तो ये डिफरेंट चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं ताकि आगे जो हमारी डिमांड बढ़ने वाली है उसके लिए हम बेटर प्रिपेयर्ड रहें. एग्रीकल्चर रिसर्च और एआई ड्रिवन डेटा एनालिटिक्स एक सोल्यूशन हो सकता है क्योंकि लैंड पे प्रेशर बढ़ेगा तो उस सिनेरियो में हमारे पास ऐसी ही टेक्निक्स होनी चाहिए
कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज में हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। रिसर्च से ही हम अपना पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी, रेजिलियंस, रिसोर्स एफिशिएंसी, कॉस्ट रिडक्शन ये सब कर पाएंगे। इंडिया करेंटली 11,000 करोड़, दैट इज 0.5%। ये आप एक डेटा याद कर सकते हैं एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। 0.5% हम एग्रीकल्चरल जीडीपी पे स्पेंड कर रहे हैं, और इसको इंक्रीज करने की जरूरत है अगर आपको इसमें और रिसर्च बढ़ानी है। एआई, डेटा एनालिटिक्स जैसे कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, डिसीजन मेकिंग, वेदर प्रिडिक्शन, क्रॉप प्लानिंग में हमें हेल्प करेगा। अगेन अनदर सोल्यूशन है कि क्या है कि देखो, वाटर पे प्रेशर आने वाला है, लेकिन बहुत सारा वाटर इंटेंसिव राइस तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में ग्राउंड वाटर स्कैरसिटी आ रही है। तो इस पर हमें वर्क करने की जरूरत है। और एडिबल ऑयल और पल्सेस के लिए हम बहुत ज्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, हैवी इम्पोर्ट डिपेंडेंस है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि आप प्रोडक्शन को थोड़ा रीअलाइन कीजिए, क्रॉप प्लानिंग कीजिए, ऑयल सीड्स और पल्सेस पे अगर आप डिपेंडेंट है तो उनको प्रोड्यूस कीजिए। क्लाइमेट रेजिलिएंट और वाटर एफिशिएंट फार्मिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 20% ऑफ द राइस आप एक्सपोर्ट कर दें और खुद की कंट्री में ग्राउंड वाटर स्कैरसिटी हो जाए। कंस्ट्रेंट जैसे कि यील्ड गैप है, ऑयल सीड का बस 18 to 40%, पल्सेस का 31 से 37%, और राइस फैलो लैंड को हमें यूटिलाइज करने की जरूरत है। राइस फैलो लैंड क्या होता है? जैसे कि जो राइस होता है वो खारिफ सीजन में ही ग्रो किया जाता है। ओके। तो और उसके बाद उस लैंड पे जिस पे राइस उगाया गया है, बाकी सीजन वो खाली पड़ा रहता है। तो रादर देन, ठीक है आप बारिश में उसमें राइस उगा लीजिए, लेकिन जो बाकी टाइम जो वो खाली पड़ा है उसमें आप पल्सेस, ऑयल सीड से उगा सकते हैं, जिसके लिए हम काफी ज्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कृषि विज्ञान केंद्र, फार्मर्स को इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए कि हाँ आपका ये जो खाली पड़ा हुआ लैंड है आप इस पे कुछ कर सकते हो। एक्सटेंशन सिस्टम, यूनियन स्टेट कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा। वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम के अंदर आईसीएआर के जो ऑफिसर्स हैं वो गाइड कर रहे हैं स्टेट लेवल एक्शन प्लान। सो अल्टीमेटली क्या है कि एग्रीकल्चर जिसके काफी ज्यादा इकोनॉमिक, न्यूट्रिशनल और इकोलॉजिकल लिंकेजेस हैं, इट इज अ की टुवर्ड्स रियलाइजिंग द गोल ऑफ विकसित भारत। तो उसके लिए हमें पॉलिसी सपोर्ट, साइंटिफिक इनोवेशन, इन सब चीजों की जरूरत है। Now, let us discuss the next article, which is from Live Mint, and it is about India's silent data revolution और कैसे ये हमारी पॉलिसी मेकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडिया में जो डेटा रिवोल्यूशन है इसकी नीड क्यों है हमको। सो व्हाई दी नीड इज कि क्या हुआ है कि जो लेबर फोर्स सर्वे है या एम्प्लॉयमेंट डेटा है, ये सब लैग के साथ आते हैं, तब तक पॉलिसी बन चुकी होती है। तो अगर आपके पास प्रॉपर डेटा नहीं है तो वो पॉलिसी जो है वो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग नहीं हुई, क्योंकि डेटा तो बाद में आया हो, पॉलिसी तब तक बन चुकी। देन बहुत सारे डेटा सेट्स क्या होते हैं, वो हार्मोनाइज नहीं होते, अलग अलग फॉर्मेट में होते हैं। किसी स्टेट का डेटा किसी फॉर्मेट में, दूसरे स्टेट का दूसरे फॉर्मेट में। तो इससे पॉलिसी बनाना एक्यूरेट नहीं हो पाता है। बट recently if we see, so the situation is changing now। how the situation is changing, क्योंकि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उसने काफी ज्यादा क्या कहते हैं इनिशिएटिव्स लॉन्च किए। ओके, सो इनिशिएटिव्स लाइक जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि रियल टाइम अब रूरल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा का यूज करता है। फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अब मंथली एम्प्लॉयमेंट डेटा दे रहा है। देन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि पहले 45 डेज में आता था, अब सिर्फ 28 डेज में मिल रहा है। सो इससे हमें समझ आ रहा है कि जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें अब रियल टाइम फीडबैक पे वो बेस्ड हो सकता है। अदर प्लेटफॉर्म से फॉर एग्जांपल सांख्य सुलेखा, गति शक्ति एक्सेट्रा, जिससे कि हम जियो इकोनॉमिक डेटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं। एआई का कंटिन्यूसली यूज हो रहा है, सर्वे डिजाइन, डेटा कलेक्शन एक्सेट्रा, जिससे अगेन एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ रही है और प्रोसेसिंग टाइम भी कम हो रहा है। अब इस सब का ये जो चीजें हो रही हैं, ओके, जहां पर हम डेटा को इम्प्रूव कर रहे हैं, एक बेटर मेथोडोलॉजी हम लेकर आ रहे हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग? सो सिग्निफिकेंस इसका ये होगा, क्या हो पाएगा, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया एक लैग के साथ डेटा आता था, तो अभी क्या होगा कि रियल टाइम पॉलिसी करेक्शन पॉसिबल हो पाएगा। जैसे कि सपोज करो अगर किसी स्कीम का बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा है, तो जल्दी से हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें डेटा पता चल जाएगा कि इससे कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। डेटा के थ्रू आप टारगेटेड इंटरवेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करना, जैसे कि आपने आधार में देखा होगा या किसी भी स्कीम में देखा होगा, ऐसा बताया जाता है कि बेनिफिशियरीज ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए जिसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है आप वही आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कैसे होगी स्कीम? देन अनदर थिंग इज कि इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्सेट्रा, ये सब कुछ अब टाइमली ट्रैक हो रहा है। तो अगेन बेटर पॉलिसी मेकिंग। इंडिया कह सकते हैं हम कि अब डेटा ब्लाइंड नहीं बल्कि डेटा लेड गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, बात करें, तो कोविड 19 के बाद एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन डेटा जल्दी मिला होगा।
तो इकोनॉमिक रिकवरी प्लान्स और इफेक्टिव बनाए जा सकते थे। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट डायमेंशन विच इज अबाउट कि एक डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी कैसे इससे बढ़ेगी, सिटीजन अवेयरनेस कैसे होगी। तो डेटा जो होता है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नेंस के लिए यूज हो रहा है, सिटीजन्स के एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि पॉवर्टी, एजुकेशन, जेंडर रेशियो जैसे सोशल इंडिकेटर्स ट्रांसपेरेंट रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे, और तब सिविल सोसाइटी और मीडिया और ज्यादा गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रख सकते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि एक हम बता सकते हैं इसके लिए एग्जांपल, नरेगा डैशबोर्ड में रियल टाइम दिखाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है और कहाँ पेंडिंग है। सो ये ट्रांसपेरेंसी का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है जहाँ पे सिटीजन तुरंत गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे नहीं हो रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिटीजन अवेयरनेस एज वेल। बट एज देर आर ऑलवेज सर्टेन एवरी साइड हैज टू पॉइंट्स। तो इस ये जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। क्या क्या चैलेंजेस है? फॉर एग्जांपल सेंसस 2021 अभी तक नहीं आया है, जिससे क्या हो रहा है कि डेमोग्राफिक बेस ही अनक्लियर है। डेटा में काफी सिलोज होते हैं, फॉर एग्जांपल हर मिनिस्ट्री अपना डेटा अलग रखती है, जिसकी वजह से उसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है या डिले हो जाता है। ग्राउंड लेवल स्टाफ अगेन ह्यूमन रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं है, जिससे कि डेटा क्वालिटी इंपैक्ट हो जाती है। जीडीपी रिवीजन पे ट्रांसपेरेंसी का इशू था, फॉर एग्जांपल 2015 के बेस ईयर के चेंजेस पे कंट्रोवर्सी हुई थी। एक और कंसर्न है डेटा प्राइवेसी। जब डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है तो सिटीजन डेटा को सिक्योर रखना भी जरूरी है। फॉर एग्जांपल हम देखते रहते हैं साइबर अटैक्स एक्सेट्रा। वे फॉरवर्ड इस समय यही हो सकता है कि आप सेंसस को फास्ट ट्रैक कर दीजिए, ओके। जो ऑफिस है उनकी कैपेसिटी आप बढ़ाइए, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सब हम यूज कर सकते हैं। कॉमन डेटा फॉर्मेट सभी मिनिस्ट्रीज और स्टेट्स यूज करें ताकि उसको इंटरऑपरेबल बना सकें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक डेटा डैशबोर्ड को डेवलप करना, जो कि और ज्यादा ओपन और एक्सेसिबल। सो अल्टीमेटली इसको हम कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि इंडिया का ये जो साइलेंट डेटा रिवोल्यूशन है, ये रियलिटी में एक गेम चेंजर है जो पॉलिसी मेकिंग को स्मार्टर, क्विकर और ज्यादा अकाउंटेबल बनाएगा। और जैसे जैसे हम विकसित भारत @ 2047 की तरफ बढ़ रहे हैं, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस विल बी द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। सो अल्टीमेटली जितना ज्यादा बेटर डेटा होगा उतनी ज्यादा बेटर पॉलिसी होगी और बेटर हमारी डेमोक्रेसी रहेगी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेस एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।